वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ YET योर इंग्लिश ट्यूटर पे। शुरू करेंगे आज की क्लास को टाइम्स ऑफ इंडिया के इस प्यारे से एडिटोरियल के साथ। व्हाट सर्वे शोज इसका टाइटल है। आज द हिंदू नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपनी रीडिंग स्किल्स को हमें डाइवर्सिफाई करना है, एक अखबार के पीछे नहीं पड़ जाना है। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल जो है आपको बताएगा अर्बन और रूरल इंडियंस के बीच में जो इनकम का और एक्सपेंडिचर का गैप है वो कैसे कम होता जा रहा है। गांव में बैठा हुआ आदमी भी उतना ही खर्चा कर रहा है आजकल ऑनलाइन ऑर्डर करके जितना शहर से लोग खर्चा किया करते हैं। चलिए शुरू करेंगे आर्टिकल को अपने क्विज़ के साथ में। आराम से क्लास को लो, जो भी चीज़ें सीखोगे इन क्वेश्चंस पे आपको अप्लाई करनी है। 8 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में आपको करवाए जाएंगे। पूरे मन से आपको क्लास लेनी है, 8 में से 8 आपके नंबर आए, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। व्हाट सर्वे शोज। व्हाट मतलब क्या, सर्वे मतलब सर्वे आप जानते ही हैं, शोज मतलब दिखाता है। क्या सर्वे हमें दिखाता है। चलिए कौन सा सर्वे और क्या दिखाता है भाई, टाइटल पैराग्राफ से देखने को पता लगेगा। कह रहा है जी, रूरल अर्बन एक्सपेंडिचर गैप नैरोज विद वरिंग ट्रेंड्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन स्पेंडिंग। कह रहा है जी, रूरल और अर्बन के बीच में जो एक्सपेंडिचर का गैप है, रूरल यानी कि ग्रामीण, अर्बन यानी शहरी। एक्सपेंडिचर गैप का मतलब होता है खर्चे के बीच का फासला। तो गांव में रहने वाले और शहर में रहने वाले लोगों के बीच में खर्चा करने का जो फासला है या जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस अब नैरो हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है ना। और ये कम हो रहा है वरी करने वाले ट्रेंड्स के साथ में ही, या परेशान करने वाले रुझानों के साथ ही, जो है न्यूट्रिशन और एजुकेशन की स्पेंडिंग पे। शायद शहरों में लोग न्यूट्रिशन पे और एजुकेशन पे उतना खर्चा अब नहीं कर रहे हैं, इसलिए गांव वाले लोगों के बराबर ही खर्चा जो है शहरों में भी किया जा रहा है। एक्सपेंडिचर गैप, एक्सपेंडिचर गैप आपका सब्जेक्ट है ग्रीन कलर में, वर्ब है इसकी नैरोज पिंक कलर में। नैरो का मतलब होता है सिकुड़ना या किसी चीज़ का छोटा होना। गैप नैरो हो रहा है यानी गैप जो है भरता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। नैरो वर्ड का बिल्कुल उल्टा होता है वाइडन, ठीक है। नैरोज ये बन गई वर्ब, वाइडन ये बन गई वर्ब, दोनों वर्ब्स एक दूसरे की उल्टी हैं। चलिए ग्रीन कलर में पूरे आर्टिकल्स के आपको सब्जेक्ट मिलेंगे, पिंक कलर में उनकी वर्ब्स मिलेंगी। सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ते हुए जाना है ताकि सेंटेंसेस का मीनिंग कॉन्फिडेंस के साथ आप निकाल सकें। ये अपनी क्लास की खासियत है, हम यहाँ पे पढ़ने के साथ साथ हर लाइन के पीछे का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, ग्रामर को वोकैब को साथ लेकर के। और अब जल्दी से इस आर्टिकल की सारी वोकैब पे नज़र डालेंगे। 5 वर्ड शुरू में देख लो मोटे मोटे जो इस आर्टिकल में आने वाले हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें सभी PDFs और नोट्स के लिए। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @योर इंग्लिश ट्यूटर टाइप करना है, टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YET ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग, लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। UPSC के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। UPSC के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CSET। SSC और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। चलिए वो कैब शीट है अपनी, वर्ड्स 5 ही है लेकिन भारी भरकम है। इस शीट को आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, ग्रुप का लिंक आपको दिया गया है कमेंट सेक्शन में। चलिए मैं थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ इसको ताकि आप पढ़ पाएँ। पहला जो वर्ड है वो है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच का, दो चीज़ों का फासले, दो चीज़ों का अलग अलग दिशाओं में जाना ताकि उनके बीच में फासला पैदा हो। मान लीजिए पॉइंट A से पॉइंट B और पॉइंट C की तरफ आप चलने लगे। आप में से कुछ लोग जाने लगे पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ और पॉइंट A से पॉइंट C की तरफ। तो आप लोग डाइवर्ज कर रहे हैं
एक दूसरे से अलग दिशाओं में जा रहे हैं, ऐसे इस वर्ड को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। डाइवर्जेंस को डिसएग्रीमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि जब आप अलग अलग रास्तों में चलते हैं तो आपके अंदर का अग्रीमेंट भी ख़त्म हो जाता है। रास्ता आप तभी बदलोगे किसी से जब आप उससे अग्री करना बंद करोगे। चलिए यूज़ करके दिखाएंगे इस वर्ड को। द डाइवर्जेंस बिटवीन द इनकम्स ऑफ द रिच एंड द पुअर सीम्स टू बी इंक्रीजिंग। जो डाइवर्जेंस है, जो फासला है अमीर और गरीब की इनकम का, वो दिखाई दे रहा है कि वो बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। गांवों और शहरों में लोग भले ही बराबर खर्चा कर रहे हो ऑन एन एवरेज लेवल, लेकिन अमीर और गरीब जो हैं आज भी उनके खर्चे करने के स्टाइल में बड़ा डिफरेंस है। अमीर बहुत ज़्यादा करता है, गरीब बहुत कम करता है, तो डाइवर्जेंस बढ़ रहा है। डाइवर्जेंस को डेविएशन या डिस्क्रिपेंसी भी बोलते हैं। यू विल सी द वर्ड डिस्क्रिपेंसी इन द आर्टिकल टुडे। चलिए अगला वर्ड अपने पास इलेबरेट। इलेबरेट एक वर्ब भी है, एक एडजेक्टिव भी है। एडजेक्टिव फॉर्म में इलेबरेट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बड़ी डिटेल्ड और कॉम्प्लेक्स हो, जो बड़ी, समझ गए ना, बहुत ज़्यादा जिसमें बारीकियाँ बताई गई हों आपको। और वर्ब फॉर्म में इलेबरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिटेल में बताना, डिटेल में समझाना। जैसे ये आर्टिकल जो है बहुत इलेबरेट है, ये क्लास बहुत इलेबरेट है, हर चीज़ आपको डिटेल में बताई गई है, तो क्लास इज़ इलेबरेट एडजेक्टिव फॉर्म में। और मैं इस क्लास में हर चीज़ आपको इलेबरेट कर रहा हूँ वर्ब फॉर्म में, ताकि आप समझ पाएँ, तो यहाँ पे ये वर्ब फॉर्म में यूज़ हो गया। दोनों ही तरीके से यूज़ भी करके दिखाते हैं। महात्मा गांधी elaborated his life experiences in his elaborate autobiography called My Experiment with Truth। महात्मा गांधी जो थे उन्होंने डिटेल में अपनी लाइफ के बारे में बताया, इलेबरेट करके अपनी ज़िंदगी को बताया। और किसको बताया? ज़िंदगी के अनुभवों को बताया, एक्सपीरियंसेस को बताया। और कहाँ बताया? इन्होंने बताया अपनी डिटेल्ड ऑटोबायोग्राफी में, आत्मकथा में, जिसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो यहाँ पे इलेबरेटिव वर्ब है, यहाँ पे इलेबरेटिव एडजेक्टिव है। अब चलिए इलेबरेट वर्ब जो है इसका एक बहुत प्यारा सा अपने पास एक सिनोनिम है, इल्यूसिडेट। इल्यूसिडेट, ठीक है। तो ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे आज। एक्सपेंड ऑन करना भी बोलते हैं, फ्लैश आउट करना भी बोलते हैं, डिटेल में बताने को। चलिए अगला वर्ड है, ये इकोनॉमिक आर्टिकल्स में बहुत देखा जाता है, एग्रेरियन। और ये वर्ड किससे मिलता जुलता है? एग्रीकल्चर से। हर वो चीज़ एग्रेरियन है जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, जो खेती से, बाड़ी से, फार्मिंग से, लैंड से, पशु से, इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई है, वो है एग्रेरियन। इंडियन इकॉनमी इज़ प्राइमरली एग्रेरियन। भारत की इकॉनमी मुख्यतः कृषि प्रधान है, एग्रेरियन है। तो ये एग्रेरियन या एग्रीकल्चरल बोल सकते हैं इसको आम भाषा में। आप इस वर्ड को आर्टिकल में आज देखेंगे। अच्छा वर्ड है ना ये। चलो अगला वर्ड है स्टैग्नेशन। दो चीज़ों से मिलके बना है वर्ड, इन्फ्लेशन और स्टैग्नेट। देखिए स्टैग्नेट का मतलब होता है रुक जाना। अगर किसी तालाब, नदी का पानी रुका हुआ है, जो रुके रुके ख़राब भी हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि पानी जो है स्टैग्नेट कर गया है, आगे नहीं जा रहा है। हर वो चीज़ स्टैग्नेट कर जाती है जो फ्लो नहीं करती है। और इन्फ्लेशन का मतलब आप समझते हैं महंगाई। स्टैग्नेशन एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी स्टेट है किसी इकॉनमी की जहाँ पे इन्फ्लेशन तो बहुत हाई होता है, लेकिन इकॉनमी जो है वो रुकी हुई होती है, आगे ग्रो नहीं कर रही होती। मान लीजिए बाज़ार में खूब महंगाई हो और आपकी तनख्वाह पिछले 5 साल से वैसी की वैसी हो, तो आप कह सकते हैं कि इकॉनमी में स्टैग्नेशन आ गया है ना। बहुत ख़राब सिचुएशन होती है किसी भी इकॉनमी की स्टैग्नेशन के दौरान। अगर अभी आपको स्टैग्नेशन देखना हो, आज देखना हो, तो आपको मिलेगा अर्जेंटीना में। पढ़ना आप अर्जेंटीना के बारे में, वेनेजुएला और अर्जेंटीना में क्या हो रहा है, दोनों कंट्रीज स्टैग्नेशन से गुजर रही हैं। विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, स्टैग्नेशन हैज़ सेट इन द इकॉनमी। हाई अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के साथ ही बहुत बड़ी बेरोजगारी और महंगाई के साथ ही स्टैग्नेशन सेट इन हो गया है, शुरू हो गया है इकॉनमी के अंदर, अर्थव्यवस्था में। चलिए ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे, इकॉनमिक वर्ड है, इकॉनमिक आर्टिकल्स में ही आता है। लास्ट वर्ड है अपने पास कंटेम्प्रेरी। ये वर्ड बना है टेम्परेरी और कन से। कन मतलब साथ में, टेम्परेरी मतलब जो परमानेंट ना हो, जो भी हाल की फ़िलहाल की बात करे। फिर टेम्परेरी क्या होता है? जो हाल फिलहाल हो, परमानेंट ना हो। तो कंटेम्प्रेरी वर्ड के दो मीनिंग निकलते हैं। हर वो चीज़ कंटेम्प्रेरी है जो आज से जुड़ी है, मॉडर्न टाइम से, प्रेजेंट डे से जुड़ी है।
जैसे कंटेम्प्रेरी सॉन्ग्स कौन से हैं? रैप सॉन्ग्स, है ना, ये हनी सिंह के और बादशाह के, और समझ गए ना आप, रंधावा के और इसके मान के। कंटेम्प्रेरी म्यूजिक है रैप म्यूजिक। और कंटेम्प्रेरी वर्ड का दूसरा मीनिंग होता है दो लोगों का एक जगह पे एक ही साथ पे एग्जिस्ट करना। जैसे चलो अभी यूज़ करके दिखाता हूँ आपको, दोनों ही मीनिंग निकलेंगे इस वर्ड के। कंटेम्प्रेरी साइंटिफिक लिटरेचर हैज़ शोन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ हैविंग 3 meals a day। जो प्रेजेंट डे साइंटिफिक लिटरेचर है, आज का साइंटिफिक लिटरेचर है, उसने ये दिखाया है ख़राब असर को, इफ़ेक्ट्स को, दिन में 3 दफ़ा खाना खाने के। तो पुरानी विजडम यही बोलती थी कि ईट ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, नाश्ता करो एक किंग के जैसे, लंच करो ऐसे, डिनर करो ऐसे। लेकिन अगर आप कंटेम्प्रेरी लिटरेचर देखेंगे तो यही बताती है कम से कम आप बार आपको दिन में खाना खाना है, चाहे खाना आप कितना भी खाते हो, पर 3 बार 4 बार 5 बार आपको खाना दिन में नहीं खाना चाहिए। चलिए ये हो गया पहला वाला मीनिंग। दूसरा वाला बताते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज कंटेम्प्रेरी विद जगदीश चंद्र बोस। अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो कंटेम्प्रेरी थे जगदीश चंद्र बोस के साथ। दोनों एक ही वक्त के थे, एक ही एरा के थे, आसपास ही दोनों जो है पैदा हुए थे और आसपास ही दोनों की डेथ हुई थी। तो ये दूसरा वाला मीनिंग है, जब कंटेम्प्रेरी के साथ में विद लगा हो तो दो लोगों को एक ही एरा का बताया जाता है। जगदीश चंद्र बोस तो आप जानते हैं ना, नहीं जानते हैं तो ज़रूर से इनके बारे में पढ़ना। ये आइंस्टीन, ये न्यूटन, ये इलॉन मस्क तो खूब पढ़ते हैं हम। इंडिया में जो कुछ हुआ उसके बारे में अच्छे से नहीं पता, आज ज़रूर से सबको पढ़ना है बॉस कौन थे। चलिए अब मैं जल्दी से इस वोकैब शीट को कर देता हूँ मिनिमाइज़ और आर्टिकल पे आते हैं। एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा गया है। समरी, जैसा कि मैंने आपको बताया, रूरल अर्बन में एक्सपेंडिचर का गैप कम हो रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि गाँवों में अब लोग खेती कम करते हैं और खेती के अलावा दूसरे काम ज़्यादा करने लगे हैं। और जब दूसरे काम करने लगे हैं तो उनके पास पैसा आने लगा है, पैसा आएगा तो खर्चा करेंगे। अब आदमी कोई गांव में बैठा हो, किसी विलेज में या किसी कैपिटल सिटी में बैठा हो, ज़्यादा फ़र्क नहीं है उसके इनकम और एक्सपेंडिचर के पैटर्न में। और ये क्यों हो रहा है ये तो मैंने आपको बता ही दिया। साथ में ये भी बताएगा आपको कि न्यूट्रिशन और एजुकेशन की बात बहुत होती है हमारे देश में, लेकिन पिछले 10 से 15 सालों में एजुकेशन और न्यूट्रिशन पे लोगों ने पैसा खर्चना कम कर दिया है। मान लीजिए पहले अपनी तनख्वाह का 25% बच्चों के एजुकेशन पे खर्च होता था, 10 सालों में वो 15 से 10% हो गया या 5% हो गया। तो ये वरिंग ट्रेंड्स भी हमें इस सर्वे में पता लगे हैं। आज की टोन एनालाइज कर रहा है, पूरे डेटा को आपके सामने खोल के बता रहा है। शुरू करें आर्टिकल को। बड़ा इजी आर्टिकल है, मज़ा आएगा आपको पढ़ के। Since 2004 to 2005, there has been 3 consumption surveys revealing a notable trend। अब यहाँ लग गया कॉलम, वो आगे आपको सारे तीनों चीज़ें बताएगा। कह रहे जी 2004-5 से 3 कंजम्पशन सर्वेज रहे हैं। देयर हैज़ बिन 3 कंजम्पशन सर्वेज, जो रिवील करते हैं, जो खुलासा करते हैं एक बहुत ही नोटेबल ट्रेंड के बारे में, एक बहुत ही नोटवर्दी, ध्यान में आने वाले रुझान के बारे में। अब वो रुझान क्या है भाई? वो रुझान ये है, द नैरोइंग गैप बिटवीन द एवरेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर और MPC ऑफ रूरल एंड अर्बन इंडिया। कम होता हुआ गैप, कम होती हुई खाई, कम होता हुआ फासला दो चीज़ों के बीच में, और वो दो चीज़ें बताई गई हैं बिटवीन एंड के साथ। पहली चीज़ है एवरेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर और MPC जो है रूरल और अर्बन इंडिया का। ठीक है, रूरल और गाँवों में, अर्बन यानी शहरों में एक्सपेंडिचर का गैप जो है कम होता जा रहा है। चलिए सेंटेंस आपने देख लिया, स्ट्रक्चर इसकी देख लो। इसमें एक एरर है, अगर आप ढूंढ के देख सको तो मुझे बताना। सेंटेंस का सब्जेक्ट है सर्वेस, वर्ब है इसकी हैज़ बिन, नैरोइंग यानी छोटा होता हुआ, गैप का मतलब है फासला। एरर आपको मिल गई होगी कि नहीं मिली? चलो ये पूरा पैराग्राफ करवाता हूँ, फिर उस एरर को डिटेल में बताऊँगा आपको। कह रहा जी इनिशियली अर्बन MPC इन 2004-5 सरपास्ड रूरल एक्सपेंडिचर बाय 91%, येट बाय 22-23 दिस डिस्क्रिपेंसी हैड रिड्यूस टू 71%। शुरुआती दौर में अर्बन शहरों में यानी MPC जो है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है 2004-5 में वो सरपास करता था, वो आगे बढ़ जाता था, पीछे छोड़ देता था गाँवों में होने वाले एक्सपेंडिचर को 91% से। तो गांव में अगर कोई इंसान 100 रुपये खर्चा करता था तो शहरों में 191% खर्चा होता था।
कह रहा है लेकिन फिर भी 2022-23 तक ये जो डिस्क्रिपेंसी है, ये जो फासला है, ये रिड्यूस हो चुका था 71% तक। तो अब गाँवों में अगर आप 100 रुपया खर्चा करते हैं तो शहर में आपका दोस्त 171 रुपया खर्चा करता है एवरेज। तो 91 से 71 पे आ गए हैं पिछले 15 सालों में। अर्बन एमपीसीबी की वर्ब है सरपास्ड, सरपास करना यानी आगे निकल जाना। डिस्क्रिपेंसी यानी फासला, डिसएग्रीमेंट, इसकी वर्ब है हैड रिड्यूस्ड। चलिए सरपास वर्ड को देखेंगे, ये बना है सर रूट से। सर का मतलब होता है बियॉन्ड या आगे। सरपास करना यानी किसी चीज़ से आगे निकल जाना, किसी चीज़ को टेक ओवर कर लेना। आप अपनी एक्टिवा लेके हॉर्न मारते हुए जो गाड़ियों को क्रॉस करते हो ट्रैफिक में, तो आप वो क्या करते हो, ट्रैफिक को या गाड़ियों को सरपास करते हो, ठीक है ना। वैसे ही बना है सर रियल, जो रियल से भी आगे हो, जो सपने जैसा हो, जो बियॉन्ड रियल हो। कोई ऐसी चीज़ सपने जैसी हो जो आपके लिए, आपको लगता हो कि ये तो सपने में ही हो सकता है, वो आपके लिए सर रियल है ना, हकीकत से आगे बढ़ के है। सरचार्ज वो चार्ज होता है जो चार्ज के ऊपर लगाया जाता है। सरकार अगर आपसे 10% टैक्स वसूले और फिर टैक्स का भी 10% आपसे और ले ले, 100 रुपये की चीज़ पे आपने 10 रुपये टैक्स दिया, अब 10 रुपये में भी 1 रुपया आपसे सरचार्ज लगाएगी एजुकेशन सेस के नाम पे। तो वो सरचार्ज क्या है, चार्ज के ऊपर का चार्ज है, बियॉन्ड चार्ज है, चार्ज ऑन चार्ज है, ठीक है। तो ये सेस नाम का एक वर्ड आप देखना इनकम टैक्स में आता है। ये आपके टैक्स के ऊपर टैक्स होता है जो सरकार आपसे वसूलती है ज़बरदस्ती। चलिए अगला वर्ड है सरप्लस। प्लस मतलब फालतू, सरप्लस मतलब और भी ज़्यादा। सरप्लस हर वो चीज़ है जो फालतू की भी फालतू है, बियॉन्ड नेसेसरी है। आपका खर्चा है 100 रुपये, आपको 120 रुपये जेब में मिलेंगे तो अच्छा है, लेकिन अगर 170 मिल जाएँ तो वो 40-50 रुपये जो हैं वो ऊपर के सरप्लस हैं, जो आपकी ज़रूरत के भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हैं आपसे, है ना, ज़रूरत से। लास्ट वर्ड है सरनेम। नेम के ऊपर का भी नेम, यानी आपका टाइटल, आपकी कास्ट, आपका, समझ गए ना, उपनाम, बियॉन्ड द फर्स्ट नेम सरनेम। चलिए तो इस तरीके से सर रूट को पकड़ें, पांचों वर्ड्स आपके कब्जे में आ जाएंगे। अब देखो वो एरर कहाँ पे है। देखो ये तो मैंने आपको एरर बोला तो आपने शायद पकड़ ली, लेकिन सेंटेंस में ऐसे पकड़ में नहीं आएगी। एरर ये है कि देर से शुरू होने वाला क्लोज, देर से शुरू होने वाला क्लोज अपने बाद जो वर्ब लेता है, उस वर्ब को लेने के लिए देर का मुंह आपको नहीं देखना है। वो वर्ब एक्चुअल में अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी जो उस वर्ब के बाद रखा होता है। देर वाले क्लोज में यही सिस्टम बैठा होता है, ठीक है। अगर आगे सब्जेक्ट काउंटेबल अनकाउंटेबल है या सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। इन द हाउस देर वॉज या वर 3 फैमिली मेम्बर्स। घर में 3 परिवार के सदस्य थे। देर को देख के, देर का मुंह देख के वर्ब को मत लगाना। वर्ब किसके हिसाब से आएगी, फैमिली मेम्बर्स नाम के नाउन के हिसाब से। काउंटेबल नाउन है, प्लूरल है, तो वर्ब लगाओ वर, ठीक है। समझ गए, सिंपल है ना। चलो वैसे ही देर वॉज या वर अ यूनिक प्रॉब्लम फेसिंग द कंपनी मैनेजमेंट। एक यूनिक प्रॉब्लम थी, खास समस्या थी कंपनी मैनेजमेंट को फेस करती हुई कंपनी मैनेजमेंट के सामने। प्रॉब्लम सिंगुलर है, देयर का मुंह मत देखो, वर्ब को सिंगुलर रख दो, यहाँ लिख दो देयर वॉज अ यूनिक प्रॉब्लम। ऑलराइट, चलो तो यहाँ पे फर्स्ट वाले सेंटेंस में आपने देयर के बाद वर लगाया, सेकंड वाले में वॉज लगाया। देयर हैज़ या हैव नॉट बीन सच अ रिमार्केबल इंस्टेंस ऑफ यूनिटी इन हिस्ट्री। नहीं रहा है ऐसा एक रिमार्केबल इंस्टेंस, ऐसा एक खास घटना जो है यूनिटी की, जो है एकता की हिस्ट्री में। तो ये घटना जो भी है वो यूनिटी की जो है अपने आप में एक मिसाल है, रिमार्केबल इंस्टेंस है। तो यूनिटी का जो मिसाल है या इंस्टेंस है या जो घटना है, इस इंस्टेंस के हिसाब से आपको वर्ब चूज़ करनी है। वर्ब आएगी हैज़ बिन। इंस्टेंस सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, हैज़ बिन लिखोगे, है ना, हैज़ नॉट बिन। चलो अब ये कॉन्सेप्ट आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आप देयर नाम का वर्ड सेंटेंस में देखो और आपके दिमाग में घंटी बजने लगे। तो ये घंटियाँ बजनी ज़रूरी हैं, कॉन्सेप्ट से आपको रिंग करना चाहिए, है ना। लास्ट सेंटेंस आपको एज अ होमवर्क दे रहे हैं, सब लोग ट्राई देना। देयर हैज़ या हैव बिन न्यूमरस कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द नॉइस लेवल्स इन द नेबरहुड। बहुत सारी शिकायतें रही हैं नॉइस लेवल को लेके, शोर के लेवल को लेकर के इस मोहल्ले में, इस नेबरहुड में। हैज़ लगाऊं या हैव लगाऊं, अपने आप से आप चूज़ करेंगे। बढ़े आगे, सब ट्राई देंगे भाई, सीखोगे तभी ना। कैसे सीखोगे, ऐसे मुझे देख देख के थोड़ा ना सीखोगे आप। अब आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस पे।
कह रहा है जी एनालिसिस ऑफ कंजम्पशन डेटा अलोंगसाइड रूरल हाउस होल्ड डेटा इल्यूसिडेट्स दिस शिफ्ट। एक एनालिसिस अगर करें, विश्लेषण करें कंजम्पशन डेटा का, जो हम खर्चा करते हैं एक्सपेंडिचर उसके डेटा का, और साथ ही साथ किसके, रूरल हाउस होल्ड डेटा के साथ में गाँवों में घरों का जो डेटा है, कह रहे हैं वो एनालिसिस इल्यूसिडेट करेगा, एक्सपेंड ऑन करेगा, एक्सप्लेन करेगा, एलेबोरेट करेगा इस शिफ्ट को, इस बदलाव को। एनालिसिस की वर्ब है इल्यूसिडेट्स, एनालिसिस सिंगुलर होता है, पीछे IS आ रहा है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है। इल्यूसिडेट करना आप समझते हैं। अगर मुझे इसको प्लूरल बनाना हो तो मैं इस I को E में बदल दूंगा, इस वर्ड का प्लूरल बन जाएगा। थीसिस, बेसिस, एक्सिस, एनालिसिस, हाइपोथेसिस, पैरेंथेसिस, याद है ना सारे वर्ड्स। IS से ES बनते ही सिंगुलर से प्लूरल हो जाते हैं। कल ही करवाया कॉन्सेप्ट आपको, कल की क्लास में। कह रहे रूरल फैमिलीज particularly those with small land holdings now derive over half of their incomes from non-farm sources। गांव में रहने वाले जो परिवार हैं, खास करके वो वाले जिनकी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं, जिनके पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, कह रहा है अब वो डिराइव करते हैं, अब वो निकालते हैं आधे से ज़्यादा अपनी इनकम को, हाफ ऑफ देयर इनकम को नॉन फार्म सोर्सेज से, खेती से हटके, बिना किसी और खेती के बिना किसी और सोर्स से, चाहे वो मजदूरी करें, चाहे वो दूध बेचें, कुछ भी करें, ऐसा काम करें जो खेती से ना जुड़ा हो। फैमिलीज़ की वर्ब है डिराइव। डिराइव करना यानी ऑब्टेन करना, निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। डिराइव समथिंग फ्रॉम समवन, इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। यू आर ट्राइंग टू डिराइव नॉलेज फ्रॉम दिस क्लास। आप इस क्लास से निकालने की या ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ नॉलेज को, इसीलिए आप यहाँ आए हैं ना। चलिए, ऐसे इस वर्ड को आप याद रख सकते हैं। कह रहा इकोनॉमिक माइग्रेशन बोथ विद इन स्टेट्स एंड अक्रॉस देम इज बिगनिंग टू एक्सर्ट दिस इन्फ्लुएंस ऑन कंजम्पशन पैटर्न्स। जो इकोनॉमिक माइग्रेशन है, जो काम के लिए बाहर जाने का काम है, माइग्रेट करने का काम है, दोनों ही तरीके से, स्टेट्स के अंदर भी और स्टेट्स के बाहर भी। अपना शहर छोड़ के अपनी स्टेट में कहीं और बस गए, या अपना स्टेट छोड़ के किसी और स्टेट में चले गए। कह रहा है ये माइग्रेशन है, अब ये शुरू कर रहा है एक्सर्ट करना या डालना अपने इन्फ्लुएंस को, अपने प्रभाव को, और किस चीज़ पे, कंजम्पशन के पैटर्न्स पे, उपभोग के रुझानों पे। और कैसे हो रहा है काम, दस कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डिमिनिशिंग रूरल अर्बन एक्सपेंडिचर गैप। इस प्रकार से कंट्रीब्यूट करते हुए, भागीदारी देते हुए उस कम होते हुए रूरल अर्बन एक्सपेंडिचर गैप में। तो शहरों से, गाँवों से शहर जा रहे हैं लोग, या कुछ ऐसा काम करते हैं कि गांव से बाहर जाने लगे हैं, इसकी वजह से अब धीरे धीरे उनकी इनकम्स बढ़ रही हैं, और गांव में रहने वाला आदमी भी शहरों के बराबर आके पहले से ज़्यादा खर्चा कर रहा है ना। अभी भी 71% शहरों में ज़्यादा होता है, लेकिन 91 से अब 71 पे फासला आ चुका है। इकोनॉमिक माइग्रेशन सब्जेक्ट है, इज बिगनिंग इसकी वर्ब है। एक्सर्ट नाम के वर्ड पे खास ध्यान देना। एक्सर्ट योर अथॉरिटी, एक्सर्ट योर फोर्स, एक्सर्ट इन्फ्लुएंस, समझ पाए। प्रभाव को, अथॉरिटी को, ताकत को डालना, किसी के ऊपर अपनी धौंस जमाना, है ना। तो एक्सर्ट वर्ड अपने साथ में हमेशा इन्फ्लुएंस, अथॉरिटी, पावर, फोर्स, इन वर्ड्स को लेता है। को लोकेशन फर्ज है जो है, सारे के सारे ये वर्ड्स। एक्सर्ट का मतलब अप्लाई करना। डिमिनिशिंग यानी कम होती हुई, डिक्रीज होती हुई अर्बन गैप। कह रहे जी फॉर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स विद लैंड होल्डिंग्स अप टू 1 हेक्टेयर नॉन फार्मिंग इनकम कंप्राइजेस ओवर 50% ऑफ द टोटल इनकम। कह रहा है ऐसे ग्रामीण एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स के लिए, परिवारों के लिए जो एग्रीकल्चर करते हैं, जिनकी लैंड होल्डिंग्स 1 हेक्टेयर से कम है, जिनके खेत का जो है साइज 1 हेक्टेयर से कम है, कह रहा है इनकी नॉन फार्मिंग इनकम जो है, खेती से बाहर की जो इनकम है, वो कंप्राइज करने लगी है 50% से ज़्यादा उनकी इनकम को। कंप्राइज करना यानी मिल के बनाना, ठीक है। तो इनकम जो है नॉन फार्मिंग, इसकी वो है कंप्राइजेस। नोटेबली 93% ऑफ रूरल फैमिलीज ऑन 2 हेक्टेयर्स और लेस ऑफ लैंड। नोटेबल बात यह है कि 93% जो रूरल फैमिलीज हैं, गाँवों में रहने वाले परिवार हैं, अब वो ऑन करते हैं 2 हेक्टेयर या उससे भी कम ज़मीन को, ठीक है। 93% की वर्ब है ऑन। परसेंटेज की वर्ब खुद की नहीं होती, जस्ट ए मिनट। परसेंटेज की वर्ब खुद की नहीं होती। परसेंटेज सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब्स ले सकता है। वर्ब जो आएगी वो ऑफ के बाद रखे हुए नाउन के हिसाब से आएगी। नाउन है यहाँ पे रूरल फैमिलीज,
तो फैमिलीज़ के हिसाब से ऑन वर्ब का इस्तेमाल हमने किया। अगर यहाँ फैमिली लिखा होता तो फिर यहाँ ऑन्स आ जाता, सिंगुलर वर्ब को आपको लगाना होता। परसेंटेज, रेशो, प्रपोर्शन, पोर्शन, परसेंटेज, रेशो, पोर्शन, प्रपोर्शन, इन चारों की खुद की कोई वर्ब्स नहीं होती। 1 हेक्टेयर कितना होता है? 100 मीटर्स इंटू में 100 मीटर्स, 10,000 स्क्वायर मीटर्स को बोलते हैं 1 हेक्टेयर। ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर में 100 हेक्टेयर्स होते हैं। हेक्टेयर को आप ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। कह रहे इंटरेस्टिंगली द रूरल अर्बन कंजम्पशन गैप इज द नैरोएस्ट फॉर द लोएस्ट 20% ऑफ द पॉपुलेशन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रूरल अर्बन का जो कंजम्पशन गैप है वो नैरोएस्ट है, अभी तक के अपने सबसे कम लेवल पे है, लोएस्ट 20% पॉपुलेशन के लिए। गाँवों में रहने वाले सबसे गरीब 20% लोग और शहरों में रहने वाले सबसे गरीब 20% लोग, उनके बीच में गैप ना के बराबर है। और क्यों? कह रहे जी एस एग्रेरियन कम्युनिटीज़ विद अनवाइबल लैंड होल्डिंग्स आर कंपेल्ड टू सीक ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम। कह रहे क्योंकि एग्रेरियन कम्युनिटीज़ जो हैं, खेती हर समाज जो हैं, एग्रेरियन यानी जो खेती से जुड़ा हो, एग्रीकल्चर से जुड़ा हो, जिनके पास लैंड होल्डिंग्स बहुत अनवाइबल हैं। अनवाइबल मतलब जो अनसस्टेनेबल हो, जो चल ना पाए। लैंड होल्डिंग यानी खेत का, ज़मीन का साइज़। ऐसे परिवार जिनके खेत बहुत छोटे हैं, अब वो कंपेल्ड हो चुके हैं, वो फोर्स्ड हैं, मजबूर हैं कि वो ढूंढें या सीख करें वैकल्पिक सोर्सेज ऑफ इनकम को, अपने इनकम के अलग अलग सोर्सेज को। मान लीजिए खेत ही आपका आधे बीघा का है, क्या उगाओगे और क्या खाओगे और क्या बेचोगे? तो आधे बीघा के खेत पे पूरा साल काम करने से अच्छा है साल में 2 महीने काम किया जाए खेत पे और 8 महीने 10 महीने काम किया जाए किसी के फैक्ट्री में, किसी के मजदूरी करके, है ना? यही करते हैं गांव में लोग। तो इसलिए एग्रेरियन कम्युनिटीज़ जो हैं, अब इनको मजबूरी आन पड़ी है कि ये कुछ और ढूंढें, कोई और इनकम का सोर्स देखें, और इस वजह से गरीब लोग शहर और अमीर के अब ऑलमोस्ट आसपास कमाते हैं। कंजम्पशन गैप की वर्ब है इज, कम्युनिटीज़ की वर्ब है आर, कंपेल्ड का मतलब होता है फोर्स्ड होना, मजबूर होना, सीक का मतलब होता है ढूंढना, ऑल्टरनेटिव का मतलब है वैकल्पिक, ये नहीं तो वो, है ना, तू नहीं तो वो, ऑल्टरनेटिव। अनवाइबल का मतलब होता है जो वाइबल ना हो, सस्टेनेबल ना हो, जिससे आपका काम ना चल सके, है ना? कह रहे जी कंजम्पशन डेटा ऑल्सो शेड्स लाइट ऑन द डिमांड फॉर रिजर्वेशंस अमंग ट्रेडिशनली डोमिनेंट एग्रेरियन कम्युनिटीज़। यही कंजम्पशन का डेटा शेड करता है लाइट को, प्रकाश को भी डालता है। शेड का मतलब है डालना, लाइट का मतलब है प्रकाश। तो ये रोशनी डालता है उस डिमांड पे, उस ज़रूरत पे जो है आरक्षण या रिजर्वेशन की। और कैसी जातियों में? ऐसी कम्युनिटीज़ में जो ट्रेडिशनली डोमिनेंट एग्रेरियन कम्युनिटीज़ हैं, जो परंपरागत रूप से बहुत डोमिनेंट, बहुत ही प्रभावशाली एग्रीकल्चर समाज है। जैसे हरियाणा में जाट, बड़े बड़े खेत, सब कुछ बढ़िया, लेकिन आरक्षण चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि खेतों से पैसा नहीं उग रहा उतना जितना उगाना चाहिए, जितना पैसा इनको चाहिए, है ना? बिहार में खेतीहर हैं, जो ये भूमिहर बोलते हैं इनको, तो भूमिहर, खेतीहर लोग जो हैं, गुजरात में पटेल जो हैं, जिनके पास खूब ज़मीनें हैं, अब ये भी आरक्षण की डिमांड करने लगे हैं। चलिए, डेटा की वर्ब है शेड लाइट्स, शेड्स लाइट, शेड लाइट करना, प्रकाश डालना। करेक्ट रिवील्स दैट मिड साइज लैंड होल्डर्स heavily reliant on volatile farm income perceive stagnation relative to other groups। तो ये चीज़ ये रिवील करती है, हमें बताती है कि छोटे साइज़ के जो लैंड होल्डर्स हैं, मिड साइज़ वाले जो लैंड को होल्ड करने वाली जो फैमिलीज़ हैं, है ना, जो कि हैविली रिलायंट हैं, जो बहुत भारी तौर पे निर्भर हैं वोलेटाइल फार्म इनकम पे। फार्म इनकम यानी खेती से होने वाला इनकम, वोलेटाइल मतलब जो बहुत बदलता हो, इस साल बहुत ज़्यादा खेती, अगले साल कम खेती। कह रहे रिवील करता है कि इस टाइप के जो लैंड होल्डर्स हैं, जो सिर्फ खेती की इनकम पे पूरी तरह से निर्भर थे, अब वो परसीव करने लगे हैं, वो फील करने लगे हैं, कंसीडर करने लगे हैं स्टैग्नेशन को या फिर इनएक्टिविटी को, बजाय दूसरे ग्रुप्स के। स्टैग्नेशन तो आप समझते ही हैं, इन्फ्लेशन हाई, महंगाई हाई, लेकिन इनकम कम। तो मिड साइज़ जो है किसानों की सबसे बड़ी, है ना, वो हिंदी में बोले तो वाट लगी हुई है, फार्म इनकम पे रिलायंट है, और फार्म इनकम बहुत इनकी वोलेटाइल होती है, बदलती रहती है बार बार हर साल। चलिए, इट की वर्ब रिवील्स, लैंड होल्डर्स की वर्ब है परसीव, परसीव करना, फील करना। इस वर्ब के कई मीनिंग्स हैं, लेकिन अगर आपको इसका एक मीनिंग पकड़ना हो और आसान भाषा में समझना हो
तो परसीव का मतलब होता है फील करना। चलिए लास्ट सेंटेंस, लास्ट पैराग्राफ, एक दो रह गए छोटे छोटे। सब कुछ समझ में आ रहा है ना भाई? ये क्लास आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। थोड़ा टाइम लगा के इसलिए समझा देते हैं ताकि मैं पढ़ के निकल जाऊं तो आपका आधा घंटा ख़राब हो जाएगा। कह रहे जी, वाइल रूरल पॉपुलेशंस आर एलोकेटिंग अ ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ देयर एमपीसी टुवर्ड्स न्यूट्रिशनली सुपीरियर फूड आइटम्स सच एज मिल्क, एग्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, there is a concerning trend towards increased expenditure on processed foods। कह रहे जी, जहाँ गाँवों में रहने वाली पॉपुलेशन है वो एलोकेट कर रही है एक बड़े प्रोपोर्शन या हिस्से को अपने मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के, अपने रोज़मर्रा के खर्चे के। और कहाँ एलोकेट कर रही हैं भाई? ये टूवर्ड्स लगा के बता रहे हैं, पोषणात्मक तौर पे न्यूट्रिशनली अच्छे फूड आइटम्स पे, जैसे कि अंडे, जैसे कि दूध, फल और सब्जियाँ। जहाँ गाँवों में लोगों को बड़ी समझदारी है और इन चीज़ों पे खूब पैसा वो खर्च करके अपना न्यूट्रिशन संभाल रहे हैं, वहीं पे गांव वालों में भी बीमारी एक शहर वालों की तरह एक कंसर्निंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है, चिंताजनक रुझान देखने को मिल रहा है, और ये है इंक्रीज होते हुए एक्सपेंडिचर की तरफ, जो है प्रोसेस फूड्स का, बर्गर, पिज़्ज़ा और वड़ा पाव का। और ये कौन सा फूड्स है? प्रेवलेंट अमंग बोथ रूरल एंड अर्बन कंज्यूमर्स। ये वही ट्रेंड है जो प्रेवलेंट है, जो चल रहा है दोनों के बीच ही, शहरों और गांव के कंज्यूमर्स के बीच। तो शहर में तो आदमी जाता ही है ना, पिज़्ज़ा खा के, और अपना जो है बॉडी को और अपने हेल्थ को, अपनी फिटनेस को ख़राब करता ही है हर तीसरे दिन पिज़्ज़ा खा के। अब गांव में भी लोगों को बर्गर अच्छा लगने लगा है, वो भी डोमिनोज जाते हैं, और समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ, बर्गर किंग पे उनको भी मज़ा आने लगा है। पॉपुलेशंस की वर्ब है आर एलोकेटिंग, ट्रेंड की वर्ब है एस। चलिए, कह रहा है जी, दीज हैबिट्स इंडिकेटिव ऑफ अर्ली एफ्लुएंस पोज रिस्क टू हेल्थ एंड वेलबींग। कह रहा है ये हैबिट्स जो है ना, जो इंडिकेट करती हैं जल्दी जल्दी आई हुई एफ्लुएंस को, एफ्लुएंस यानी रिचनेस, अमीरी। कह रहा है ये पोज करती हैं रिस्क को, खड़ा करती हैं जोखम को, आपकी हेल्थ और आपकी वेलबींग को, आपकी स्वास्थ्य और आपकी भलाई को। ये जो बर्गर पिज़्ज़ा खाने वाली पॉपुलेशन कौन सी है? जिनके पास नया नया पैसा आया है, ठीक है। अगर आप बहुत ख़ानदानी पैसे वाले होंगे, सच बोल रहा हूँ मैं आपको ये बात, ख़ानदानी का मतलब है कई जनरेशन से आपके पास पैसा है, तो आप पैसा लगा करके ऐसा खाना खाएंगे जो घर जैसा होगा। बाहर से मंगा लेंगे भले ही, लेकिन आप ऐसा खाना खाएंगे जो न्यूट्रिशियस होगा, आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड करेंगे। तो ये बर्गर पिज़्ज़ा खाने वाली हैबिट जो है नए नए अमीरों को होती है और उनकी हेल्थ और वेलबींग को ख़राब करती है। बहुत गहरा आर्टिकल है ये, हैबिट्स की वर्ब है पॉज। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट पैराग्राफ पे। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा 2 दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही इनफैक्ट, कि अमेरिका में फ़ास्ट फूड खाना सस्ता है और हरी सब्जियों को बना करके उनकी सब्जी बना के खाना महंगा है। तो फास्ट फूड वो लोग खाते हैं जो खाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो डोमिनोज़ में जाते हैं ना, अपने मैकडॉनल्ड्स में, और वहाँ जाके बर्गर खा लेते हैं। और जो पैसे वाला आदमी है वो घर पे कुक रखता है, बाहर से ग्रीन वेजिटेबल्स ला करके उनका सूप पीता है। तो ये अर्ली एफ्लुएंस का जो है ये चीज़ें बताती हैं आपके नए नए पैसे को। कह रहा जी, फर्दर मोर अ वरिंग ट्रेंड इमर्जेस रिगार्डिंग एजुकेशन स्पेंडिंग। इससे भी आगे एक वरी करने वाला ट्रेंड जो है, परेशान करने वाला रुझान जो है इमर्ज करता है एजुकेशन स्पेंडिंग को लेकर के, विद अ रिलेटिव डिक्लाइन ऑब्जर्व्ड इन बोथ रूरल एंड अर्बन एमपीसी सिंस 2009-10। और ये सारा काम हो रहा है एक रिलेटिव डिक्लाइन के साथ ही, तुलनात्मक तौर पे एक गिरावट के साथ ही, जो ऑब्जर्व की गई है दोनों ही चीज़ों में, शहरी और गांव के एक्सपेंडिचर में 2009-10 से। तो एजुकेशन पे भी ट्रेंड जो है, स्पेंडिंग जो है कम हो रही है इस ट्रेंड के हिसाब से। ट्रेंड की वर्ब है इमर्जेस, वरिंग यानी परेशान करने वाला। करेक्ट, डिस्पाइट अ प्रेफरेंस फॉर प्राइवेट एजुकेशन ओवर गवर्नमेंट स्कूल्स इज ऑन द राइज, द एलोकेशन फॉर एजुकेशन अपीयर्स टू बी श्रिंकिंग। कह रहे जी, बावजूद उस प्रेफरेंस के, डिस्पाइट यानी बावजूद, ठीक है, उस प्रेफरेंस के, उस प्राथमिकता के जो है प्राइवेट एजुकेशन की सरकारी स्कूलों के ऊपर। हर आदमी चाहता है कि मेरे बच्चे जो हैं सरकारी स्कूल में ना जाएं, वहाँ जाएंगे नालायक हो जाएंगे, बदमाशी करेंगे। तो कह रहा है बावजूद इस प्रेफरेंस के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की, कह रहा है ये प्रेफरेंस ऑन द राइज है, ये बढ़ती जा रही है बावजूद इसके। जो एलोकेशन है, जो खर्चे का डिस्ट्रीब्यूशन है,
एजुकेशन पे, वो दिखाई देता है कि वो कम होता जा रहा है, श्रिंक करता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। और ये सब काम कैसे हो रहा है भाई? कॉन्ट्राडिक्टिंग द हाइटेंड वैल्यू प्लेस्ड ऑन एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। ये सारा काम हो रहा है कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए, विरोधाभास में अपोज करते हुए उस बढ़ी हुई वैल्यू को या कीमत को जो हम प्लेस करते हैं शिक्षा पे हमारी मॉडर्न सोसाइटी में, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में। तो बात तो सभी करते हैं कि बच्चे को ये करवाना है, ये करवाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इसको नासा में भेजेंगे, है ना। तो बातें ही बातें हो रही हैं। एजुकेशन पे उतना खर्चा आज की डेट में परसेंटेज टर्म्स में नहीं हो रहा, रियल टर्म्स में तो हो रहा है। पहले अगर 15% खर्च करते थे महीने की इनकम का बच्चों की पढ़ाई पे, अब वो 15 की जगह 12 पे 10 पे आ चुका है। ठीक है, तो ये प्रेफरेंस होने के बावजूद समाज में कॉन्ट्राडिक्शन आपको मिलेगा उसकी बातों में और उसके खर्चे करने के पैटर्न में शिक्षा पे। प्रेफरेंस की वर्ब है इज, एलोकेशन की वर्ब है अपीयर्स। श्रिंक करना यानी सिकुड़ना, कॉन्ट्राडिक्ट करना यानी विरोधाभास करना, दिखाना, अपोज करना। कंटेम्प्रेरी सोसाइटी यानी मॉडर्न सोसाइटी, प्रेजेंट डे सोसाइटी। अब देखो इस सेंटेंस में एक गलती है और ये है मेंस लेवल की। 10 सेकंड आपको देता हूँ, आराम से ढूंढ के बताओ, फिर वो कॉन्सेप्ट आपको करवाते हैं। क्लास पूरी हो चुकी है ऑलरेडी। चलो आराम से पॉज कर लेना। मेरे को लगता नहीं है पकड़ में आई होगी, लेकिन प्यारी है, एडिटोरियल की एरर जरूर से देखना है इसको। डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ का मतलब है बावजूद, और ऑल्दो नाम की कंजंक्शन का मतलब होता है हालांकि या बावजूद। ऑलमोस्ट हालांकि बावजूद एक जैसा मीनिंग देते हैं। बावजूद इसके मैंने ऐसा किया, हालांकि इसके मैंने ऐसा किया। फ़र्क क्या है इन दोनों में? अरे डिस्पाइट इंस्पाइट ऑफ प्रेपोजिशन है, अपना ऑब्जेक्ट लेंगी, लेकिन जब सब्जेक्ट वर्ब का क्लोज आ जाएगा तो इनसे काम नहीं चलेगा। आपको यूज़ करना पड़ेगा ऑल्दो नाम की कंजंक्शन को। जैसे डिस्पाइट अ गुड परफॉर्मेंस द टीम लॉस्ट द मैच। बावजूद एक अच्छी परफॉर्मेंस के टीम ने मैच को हार दिया, टीम मैच को हार गई। तो डिस्पाइट और इसका ऑब्जेक्ट है अ गुड परफॉर्मेंस। बिल्कुल सही सेंटेंस है, बिल्कुल सही सेंटेंस है ना। लेकिन दूसरा देखो, डिस्पाइट द टीम परफॉर्म वेल द मैच वॉज लॉस्ट। बावजूद टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैच जो है वो हार गई, मैच जो है हारा गया। डिस्पाइट के बाद में पूरा क्लोज रखा हुआ आपने, टीम उसका सब्जेक्ट है ग्रीन कलर में। एक सेकेंड ना, टीम जो है आपके क्लोज का सब्जेक्ट है ग्रीन कलर में, और परफॉर्म्ड इसकी वर्ब है। दिखा रहा हूँ आपको अलग से कलर देके। टीम सब्जेक्ट है, परफॉर्म्ड इसकी वर्ब है। अब डिस्पाइट से काम नहीं चलेगा। अब दो तरीके हैं सेंटेंस को सही करने के। जो तरीका आपका एग्जामिनर आपसे चाहता है वो है ऑल्दो। ठीक है, ऑल्दो। जो तरीका आपका एग्जामिनर आपसे चाहता है वो है ऑल्दो लगाना। ऑल्दो द टीम परफॉर्म वेल द मैच वॉज लॉस्ट। लेकिन अगर आप थोड़ा सीख लेंगे, थोड़ा पढ़ लेंगे, इंग्लिश को अच्छे से जानने लगेंगे, तो आप ये वाला काम नहीं करेंगे ऑल्दो वाला। इसका एक सिंपल तरीका और भी है, थोड़ा एडवांस्ड है। आप क्या करते हैं, आप लिख देते हैं डिस्पाइट द फैक्ट। जब भी ऐसा हो तो आप बीच में ऐड कर दें डिस्पाइट द फैक्ट दैट। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि डिस्पाइट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा द फैक्ट, और दैट कंजंक्शन के बाद में नया क्लोज आ जाएगा। समझ पाए? डिस्पाइट द फैक्ट, बावजूद इस फैक्ट के। फैक्ट ये कि टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, मैच जो है हारा गया। तो मैं तो द फैक्ट दैट लगाता हूँ, इससे सेंटेंस सही बन जाता है। लेकिन एसएससी बैंक में इतना दिमाग आपसे नहीं लगवाता आपका एग्जामिनर, बिल्कुल बेसिक लेवल की अंग्रेजी पूछता है, तो आप ऑल्दो लगा करके अपना काम चलाएं। आपको दोनों आने चाहिए, मेरा ये ऑब्जेक्टिव आपको सिखाने का। द गवर्नमेंट फेल्ड टू इवैक्यूएट द विलेज इन स्पाइट ऑफ प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ ए साइक्लोन। गवर्नमेंट फेल कर गई, नाकामयाब रही गांव को खाली करवाने में, बावजूद पहले से आने वाली इंफॉर्मेशन के जो थी साइक्लोन की। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट एक ही बात है ना, दोनों प्रेपोजिशन है, सेम मीनिंग है इनका। और प्रायर इंफॉर्मेशन इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा प्रेपोजिशन का। लेकिन सेकंड सेंटेंस शायद गलत है और इसको आप सही करके दिखाएंगे। सब बच्चे ट्राई दो इसको, होमवर्क 2, राइट, होमवर्क 2। सब बच्चे इसको ट्राई देंगे और बताएंगे इंस्पाइट ऑफ को कैसे सही किया जाए। दोनों ही तरीके से सही करना, जो दोनों तरीके मैंने आपको बताए हैं, ऑल्दो वाले और द फैक्ट वाले। चलिए रैपअप करेंगे क्लास को। होपफुली मज़ा आया होगा, कुछ नया आपने सीखा। अब आ जाओ अपने क्विज़ पे। आर्टिकल के हिसाब से इनमें से कौन सी चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट करती है
बढ़ी हुई वैल्यू को जो हम प्लेस करते हैं एजुकेशन पे हमारे समाज में, इन चारों में से वो कौन सा फैक्ट ऐसा फैक्ट है जिससे हमें ये पता लगता है कि हम एजुकेशन की सिर्फ बात करते हैं, बात ही बात करते हैं, बस कॉन्ट्राडिक्ट होती है हमारी बात। 4 फैक्ट्स आपके सामने हैं, कोशिश करें सही आंसर निकालने की। बताने की ज़रूरत नहीं है, प्रीलिम्स लेवल से भी नीचे लेवल का क्वेश्चन है ये। आंसर को मैंने फर्स्ट कमेंट में वीडियो के नीचे डाल दिया है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, व्हाट implication डज द इंक्रीज रिलायंस ऑन नॉन फार्म इनकम हैव ऑन रूरल हाउस होल्ड्स। आर्टिकल में दी गई इंफॉर्मेशन के आधार पे इनमें से कौन सा वो इम्प्लीकेशन है या रिजल्ट है जो लोगों की बढ़ी हुई रिलायंस का है, निर्भरता का है नॉन फार्म इनकम पे, खेती से हटके इनकम पे गांव वाले घरों में। तो गांवों में लोग खेती से हटके जो काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उसका क्या रिजल्ट निकल रहा है, ये रिजल्ट आपसे पूछा है। क्या उससे वो शहरों के बराबर आ रहे हैं, शहरों से पीछे जा रहे हैं, शहरों से आगे जा रहे हैं? ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। चलो मैं ही लगवा देता हूँ। अरे भाई, गांवों में लोग शहरों के बराबर आ रहे हैं क्योंकि वो खेती नहीं कर रहे हैं, खेती के अलावा दूसरे कामों से इनकम कमा रहे हैं जैसे शहरों में लोग कमाते हैं। तो ये हो रहा है कि इट कंट्रीब्यूट्स टू डिमिनिशिंग रूरल अर्बन एक्सपेंडिचर गैप। ये काम जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है, योगदान दे रहा है कम होते हुए गाँवों और शहरों के एक्सपेंडिचर के फासले में। ठीक है, सी आपका आंसर बनेगा सेकेंड वाले में। अब खुद से करने हैं आपको ये बीच वाले क्वेश्चंस। एल्यूसिडेट का मीनिंग आपसे पूछा है, एक्सर्ट के साथ में कौन सा वर्ड लगाओगे? बताया था ना आपको, एक्सर्ट, एक्सर्ट है ना, उसके साथ कौन सा वर्ड सूट करेगा? एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हाई इन्फ्लेशन हो और स्लोइंग इकॉनमी हो, उसको क्या बोलते हैं उस इकोनॉमिक सिचुएशन को? और जो चीज़ एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो उसके लिए कौन सा वन वर्ड है? बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। लास्ट में 2 एरर्स आपको मिलेंगी। पहले एरर मिलेगी AI वर्ड के आसपास, दूसरी आपको मिलेगी एडवांसमेंट्स वर्ड की वजह से। चलो, 8 में से कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। फर्स्ट कमेंट में आंसर रखें चेक करके। कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, वो भी क्लास के कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।